वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में। लास्ट क्लास में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट शुरू कर चुके थे और हमने उसका फिजिकल डिवीजन देख लिया था कि कौन कौन से भौतिक जो वितरण है इस साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। चलिए एक बार उनका रिवीजन करते हैं कि हमने देखा था कि साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज है, ठीक है, और बाकी एक फ्रेंच गुयाना है जो फ्रांस की टेरिटरी और अदर डिपेंडेंसी है, मतलब अदर टेरिटरी है जो किसी और देश से बिलोंग करती है, छोटे छोटे आइलैंड्स है। और उसके बाद में हमने कंट्रीज देखी थी, तो आप कंट्रीज के अगर नाम रिकॉल कर पाए तो बहुत सही होगा। जैसे कि बोलीविया था, फिर नहीं बोलीविया नहीं, ऊपर से शुरू करते कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में नीचे इक्वाडोर, फिर पेरू, फिर चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और ऊपर वेनेजुएला, उसके बाद में गुयाना, फिर फ्रेंच गुयाना, बीच में सूरीनाम। तो ऐसे करके 12 कंट्रीज देखी थी। फिर हमने उसका फिजिकल डिवीजन देखा था कि जो भौगोलिक वितरण है उसमें 4 प्रदेश होते हैं साउथ अमेरिका में। एक तो होता है वेस्टर्न वाला, मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आपको इससे समझाती हूँ, ठीक है। एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान, ये जो एकदम वेस्ट की तरफ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके बाद में एंडीज माउंटेन रीजन था जो यहाँ से ऊपर से शुरू होता है नीचे तक आता है। फिर एक हमने पठार पढ़े थे, गुयाना का पठार, ब्राजील का, बोलीविया का और पेटागोनिया का। ये है गुयाना, ब्राजील, पेटागोनिया और ये यहाँ पे है बोलीविया का पठार, ठीक है। और सेंट्रल प्लेन रीजन देखे तो मध्यवर्ती मैदान जो मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हर एक के बारे में हमने ना कुछ अलग चीजें देखी थी कि किसकी क्या खास बात है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की खास बात हमने देखी थी कि यहाँ पे जो ये तो सबसे वेस्ट में पाया जाता है सखरा मैदान है, नैरो प्लेन्स है, और यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है गुयाना पक्षी। मैं आज इसकी पिक लेके आई हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है गुयाना पक्षी। इसकी ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है, इसको गुयाना बोलते हैं। और इसकी जो बीट है, मतलब उसका जो अपशिष्ट है, उसमें क्या किसकी मात्रा ज्यादा होती है? नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो क्या होता है सॉइल में मिलता है तो उसकी उर्वरता को बढ़ाता है। तो ये एक खास बात थी। उसके बाद में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देख लिया। उसके बाद एंडीज पे आए थे। एंडीज माउंटेन बने कैसे थे? तो मैंने कहा था कि साउथ अमेरिका की प्लेट और यहाँ पे नाज़का प्लेट पड़ती है, दोनों आपस में अभिसरण हुआ, इनका कन्वर्जेंस हुआ, तो यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन की एक श्रेणी बनी जिसे बोलते हैं हम एंडीज माउंटेन रीजन। और एंडीज माउंटेन रीजन की बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स देखी थी। एकोनकागुआ थी, ओजस डेल सलादो थी, कोटोपेक्सी थी, चिम्बराजो थी। और अकोनकागुआ सबसे हाईएस्ट पीक थी एंडीज माउंटेन की। दूसरी बात कि चिम्बराजो जो थी, चिम्बराजो यहाँ पर थी, चिम्बराजो जो थी वो अर्थ के सेंटर से सबसे हाईएस्ट फार्देस्ट पॉइंट पर, सबसे दूरतम दूरी पे जो है वो चिम्बराजो मानी जाती है। उसके बाद में ये एंडीज माउंटेन के जो ईस्टर्न स्लोप है, जो पूर्वी ढाल है, वहां पे मोंटाना फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और यहाँ पे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कॉपर है, गोल्ड है वगैरह। और उसके बाद पठार पे चलो, तो पठार में क्या देखा था कि सबसे पहले गुयाना का पठार, गुयाना का पठार पे एक नदी बहती है, ओरिनोको नदी, ठीक है। ओरिनोको नदी किसका निर्माण करती है? एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का निर्माण करती है ये ओरिनोको नदी, यहाँ पे बहती है। और क्या देखा था इसके बारे में? हाँ, ये ओल्ड एंड स्टेबल लैंडफॉर्म है, शील्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। फिर ब्राजील प्लेटो पे आए थे, तो ब्राजील प्लेटो सबसे बड़ा प्लेटो है और ब्राजील खुद ही एक साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। और इस पे 2 नदी ओरिजिनेट होगी यहाँ पे, एक तो होगी साओ फ्रांसिस्को और एक होगी अपने पराना नदी। अभी नदियाँ देखेंगे तो उसमें भी डिटेल में इसको कवर कर लेंगे। पेटागोनिया प्लेटो पे आओ। पेटागोनिया प्लेटो पे क्या देखा था कि साउथ में पाया जाता है, यहाँ पे पेटागोनिया नाम का ही डेजर्ट पाया जाता है जो कोल्ड डेजर्ट है, और ठीक है, और यहाँ पे मतलब कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी साउथ में बहुत नीचे वाली पे। बोलीविया के बारे में देखा था कि बोलीविया जो है इंटर माउंटेन प्लेटो है, अंतः पर्वतीय पठार है और यहाँ पे शुष्क परिस्थिति पाई जाती है, वैसा ये सब कुछ देखा था। आप प्लीज रिवाइज जरूर कीजिए जो पिछली चीजें उनको। तो हमने मतलब पठार तक देख लिया था, सेंट्रल प्लेन रीजन हमने नहीं देखे थे, तो आज उनको देख के इसको साउथ अमेरिका को करते पूरा। अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि एंडीज माउंटेन में ना कुछ जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, उनका नाम है लामा, चिनचिला। तो मैं फोटो लेके आई हूँ इनकी। ये पूछे जाता है एग्जाम में कि लामा मेनली किस देश का मतलब मेन जो है पशु है, तो ये लामा ऐसा दिखता है। और एक चिनचिला, ये देखो इस चिनचिला को,
चूहा जैसा लग रहा है ना, चिंचिला, तो ये चिंचिला है। उसके बाद में गुयाना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम सेंट्रल प्लेन रीजन देखेंगे, मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। आप एटलस लेके साथ में बैठना, मैं जिन नाम को बोल रही हूँ उनको एटलस में हाईलाइट करो सबसे पहले। तो देखिए, या एंडीज माउंटेन से मेनली दो नदी निकलती है, एक तो अमेजोन नदी निकलती है, एक कोलोराडो नदी निकलती है। अमेजोन नदी जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये जो सेंट्रल प्लेन रीजन में ना, सबसे पहले हम इसमें 3 तरह के फॉरेस्ट पढ़ेंगे, 3 तरह के वन पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ेंगे रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन, एक हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब उष्णकटिबंधीय, उष्ण में कटिबंधीय लिखना भूल गई हर जगह, तो आप कटिबंधीय लगा देना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और एक टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ेंगे, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। वर्षावन क्या होते हैं? जो मतलब मेनली जो वहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है, 0 डिग्री लाइन वाला, वहां पे वर्षावन देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं, टेम्परेट जो टेम्परेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इस ग्राफ को एक बार, या ये है एंडीज माउंटेन, ठीक है। एंडीज माउंटेन से एक नदी निकलेगी, अमेजोन नदी, ये रही अमेजोन नदी। ये अमेजोन नदी यहाँ पे अटलांटिक ओशन में ड्रेन हो जाएगी। अमेजोन नदी क्या करेगी, एक तो बनाएगी अपने ये रेन फॉरेस्ट जिसका नाम है सेल्वास, आपको सेल्वास नाम करके एटलस में भी दिखेगा, उसको हाईलाइट करो। तो ये है सेल्वास जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, जो कौन सी नदी बनाती है? ये अमेजोन नदी बनाती है। उसके बाद में अमेजोन नदी और भी बनाती है, 3 ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बनाती है, 3 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बनाते हैं। उनके नाम क्या है? उनके नाम है कैंपोस, सेराडोस और कटिंगस। आपको लाइन से दिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है हालांकि, ऐसे कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, ठीक है। तो अमेजोन नदी ने एक तो बनाया रेन फॉरेस्ट वर्षावन, और एक बनाया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्या? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट में तो उसने सिर्फ एक ही मैदान बनाया, उसका नाम है सेल्वास। क्या नाम है? सेल्वास। लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में उसने 3 मैदान बनाए, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, ठीक है। कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस। अमेजोन नदी का बताया। अब यहाँ पे मैंने बताया था गुयाना प्लेटो पड़ता है ना, उससे एक नदी निकलती है ओरिनोको। ओरिनोको नदी भी एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का निर्माण करती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉर्म करती है ओरिनोको नदी। उसका नाम क्या है? लानोस। क्या नाम है? लानोस। उस मैदान का नाम है लानोस, ठीक है। तो अमेजोन नदी तो 2 चीजों का निर्माण करेगी, एक तो वर्षावन का और एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का, एक तो रेन फॉरेस्ट का और एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। रेन फॉरेस्ट में तो सेल्वास और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कैंपोस, सेराडोस और कटिंगस। और ये जो ओरिनोको नदी है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बनेगी, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बनेगी, उसका नाम क्या है? लानोस। क्या नाम है? लानोस। अब मैंने बताया ये ब्राजील प्लेटो पड़ता है, यहाँ से ना एक नदी निकलती है, 2 नदी निकलेगी, एक तो निकलेगी साओ फ्रांसिस्को, वो तो कोई किसी का निर्माण नहीं करती, एक निकलेगी पराना। क्या निकलेगी? पराना नदी। ये जो पराना नदी है ना, ये बनाती है एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसको बोलते हैं ग्रान चाको। क्या नाम है? ग्रान चाको। ये आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये आप क्या इतने कंटिन्यूसली नए नए नाम बोल रहे हो, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें कैसे याद होगा। मैंने सिर्फ एक बार नाम आपको फेमिलियर कराया, आगे डिटेल में मैं बताऊंगी एक एक के बारे में, तो आपको मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब चीजें याद होगी। बट कान में नाम तो एक बार सुनो तो सही। तो वैसे तो ब्राजीलियन हाईलैंड से एक नदी निकलेगी पराना, वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का फॉर्म करेगी जिसका नाम है ग्रान चाको, ठीक है। और एक यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उसका नाम है पंपास। क्या नाम है? पंपास, ठीक है। और बस ये इतना ही था। तो एक बार देखते हैं इनके बारे में और ज्यादा, रेन फॉरेस्ट के बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। रेन फॉरेस्ट पहले देखेंगे, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे, फिर हम टेम्परेट ग्रासलैंड देखेंगे, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट, वर्षावन पे आओ। ये मान लो रफली मैंने साउथ अमेरिका का मैप बनाया, इसमें ना 0 डिग्री लाइन दिख रही है आपको, ये मतलब इक्वेटर है, यहाँ पे बहुत वर्षा होगी आपको पता है। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी ना, जिसके कारण जो वन उत्पन्न होंगे ना, उनको बोला वर्षावन, रेन फॉरेस्ट। और उनको नाम क्या दिया, उनको किस नाम की संज्ञा दी है, तो उनको बोला है सेल्वास, ठीक है, सेल्वास। ये
अब वर्ल्ड की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? वहीं पाई जाएगी जहाँ बहुत सारे जंगल होंगे, जहाँ बहुत सारी जंगल होंगे, पेड़ पौधे होंगे, एनिमल्स वहीं पे स्टे करेंगे ताकि अच्छे से रह पाए। तो ये जो सेल्वास है ये बहुत 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 बड़ा फॉरेस्ट है और यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है, जैव विविधता देखी जाती है। उसके बाद में ये जो अच्छा कौन सी नदी बना रही है इसको? तो अमेज़न नदी बना रही है। अमेज़न नदी कहाँ से निकल रही है? एंडीज माउंटेन से निकल रही है। अमेज़न रिवर बेसिन के अंदर आता है ये। अमेज़न रिवर बेसिन के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट लाइटेस्ट वुडेड ट्री। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि लकड़ी तो बहुत तरह की होती है, कोई शीशम की होती है, आम की होती है, बबूल की होती है, उनमें ना हैवीनेस होती है, मतलब आप उठाओगे तो भारी लगेगी आपको। ऐसी लकड़ी जो उठाने में बहुत हल्की हो, विश्व में ऐसी लकड़ी यहाँ पाई जाती है सेल्वास में। इनको उसका नाम है, उस लकड़ी का नाम है, जैसे आम, शीशम, बबूल ये नाम है ना, वैसे इस लड़की नहीं, लकड़ी ये हमेशा से पता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ना, हमेशा बचपन में कभी मैम ये लकड़ी कौन सी है, लड़की कौन सी, ऐसा कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो बालसा नाम की लकड़ी यहाँ पाई जाती है जो सबसे हल्की, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, नो लकड़ी लड़की, ठीक है। रेन फॉरेस्ट के बारे में इतनी ही बातें थी, 3-4 बातें क्या थी कि अमेज़न नदी जो है वो इस रेन फॉरेस्ट का निर्माण करती है। उसके रेन फॉरेस्ट का नाम है, वर्षावन का नाम है सेल्वास। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ ये अमेज़न रिवर बेसिन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट वुड पाई जाती है, सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है बालसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। हमने ना सिर्फ इनके नाम सुनने हैं, नाम पता होने चाहिए, इनके अंदर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो देखो 3 नदी बोली मैंने, ओरिनोको नदी जो कहाँ से निकलेगी? गुयाना के पठार से। अमेज़न नदी एंडीज पर्वत से। पराना नदी ब्राजील के पठार से। तो ओरिनोको नदी जो होगी वो लानोस ग्रासलैंड का निर्माण करेगी, लानोस घास के मैदान का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अमेज़न नदी ये 3 घास के मैदान बनेगी, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस। कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस। और जो पराना नदी है वो ग्रान चाको का निर्माण करेगी, घास के मैदान ग्रान चाको। तो बस यही है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बनेंगे, 3 नदियां बनाएगी, ओरिनोको, अमेज़न और पराना। ओरिनोको बनाएगी अपने लानोस ग्रासलैंड, अमेज़न बनाएगी कैंपोस, सेराडोस, कटिंगस, पराना नदी बनाएगी अपने ग्रान चाको, ठीक है। बार बार बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, इसलिए प्लीज रिपीट। अब टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में आते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान केवल एक ही है और वो कौन सा है? पंपास। यहाँ नीचे पाया जाता है पंपास ग्रासलैंड। इसके बारे में कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, इसका पढ़ना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहले तो यही बात कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, चलो ठीक है। यहाँ पे एक मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा? चरणोजम मृदा। नाम से कुछ सुना सुना लग रहा है आपको? चरणोजम पहले भी पढ़ चुके। चरणोजम मृदा वैसी मृदा होती है जो दिखने में काली होती है, क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है और ये ना बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, इसमें बहुत अच्छी कृषि की जा सकती है। तो चरणोजम सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ की जो घास होती है ना बहुत न्यूट्रिशियस होती है, बहुत गुणकारी घास होती है, ठीक है। तो उसको नाम दिया हुआ है इसकी घास को अल्फा अल्फा। इस घास का नाम है अल्फा अल्फा क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस घास है ये। और यहाँ पे कैटल फार्म पाए जाते हैं। कैटल फार्म मतलब जो पशुओं को, मतलब बाड़े कह सकते हो तुम, ठीक है। तो कैटल फार्म पाए जाते हैं अपने, इनको बोलते हैं एस्टेंशिया, ठीक है। अपन बाड़ा बोलते हैं ना वैसे, तो एस्टेंशिया बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे ना जो मेनली विटीकल्चर बहुत ज्यादा फेमस है। अभी विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर मतलब ग्रेप कल्टीवेशन बोले तो अंगूर की खेती। यहाँ अंगूर की खेती बहुत ज्यादा होती है, मतलब अंगूर की खेती होना ही अपने आप में विटीकल्चर कहलाता है। तो खास बात क्या है कि यहाँ अंगूर ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं तो क्या मतलब प्रोडक्शन होगा? वाइन का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ वाइन बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है। एक जगह है जो मेनली वाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है मेंडोसा। क्या नाम है? मेंडोसा। ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। मेंडोसा एक जगह है जो अर्जेंटीना में है। ये पंपास ग्रासलैंड है ही साउथ में, यहाँ अर्जेंटीना चिली तो पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि अर्जेंटीना में पाया जाता है मेंडोसा। तो 3-4 बातें कि पंपास ग्रासलैंड टेम्परेट ग्रासलैंड है, चरणोजम सॉइल पाई जाती है, न्यूट्रिशियस ग्रास है यहाँ पे अल्फा अल्फा,
नाम है उसका अल्फाल्फा। और कैटल फार्म है, मतलब यहाँ पे पशुओं को रेयरिंग के लिए, उनके संभालने के लिए एक फार्म बनाया जाता है, उसको एस्टेंशिया बोलते हैं, एस्टेंशिया। और यहाँ पे विटीकल्चर होता है, मतलब ग्रेप कल्टीवेशन, मतलब अंगूर की खेती। जो कौन सी जगह फेमस है? मेंडोसा फेमस है, और अर्जेंटीना में मेंडोसा पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये देखिए, ये कैटल फार्म, इसको एस्टेंशिया बोलते हैं। ये देखिए, ये सारे दिख रहे हैं आपको पशु, और ये कैटल फार्म, ये इसके ये टेक केयर बॉय होते हैं, मतलब जो ध्यान रखते हैं इनका। वैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा इनको, जो हेड पहन के उस पे रखवाली करते हैं इनकी। अच्छा, ये बस खत्म हो गया हमारा सेंट्रल प्लेन रीजन, खत्म हो गया, इतना ही था। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र क्या था? इतना कि हमने इसमें 3 क्षेत्र देखे। एक तो रेन फॉरेस्ट देखा, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखा, टेम्परेट ग्रासलैंड देखा। रेन फॉरेस्ट में हमने सेल्वास देखा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हमने 3 नदियों से बनने वाले मैदान देखे। ओरिनोको बनाती लानोस, अमेज़न नदी बनाती कैंपोस सेराडोस कटिंगस, और पराना नदी बनाती है अपने ग्रांड चाको। और टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम पे बस एक ही देखा, वो है पंपास। पंपास के बारे में कुछ खास बातें जानिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे लेक्स, झीलें। साउथ अमेरिका की झीलें देखिए, साउथ अमेरिका में सिर्फ 3 ही झीलें, बहुत कम पढ़ना होता है हमें सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में, तो इसमें 3 ही झीलें पढ़नी है बस। एक तो 2 तो आपको ना नाम सुने सुने लगे हैं, क्योंकि जब मैं आपको बता रही थी ना बोलीविया का पठार, उसमें मैंने 2 झीलों का जो नाम था वो लिया था, एक तो लेक टिटिकाका और एक लेक पोपो। ठीक है, अब एक जो झील है ना वो आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, वो है लेक मराकाइबो। इसको कहते हैं मराकाइबो झील। अरे ये कहाँ चल दिया? लेक मराकाइबो झील। ठीक है, लेक टिटिकाका हम पढ़ चुके, बट फिर भी देखेंगे, डोंट वरी। और लेक पोपो झील। ठीक है, इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेक मराकाइबो, आप एक बार इधर आओ, इसको मत पढ़ना। ये आपको साउथ अमेरिका का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेनेजुएला एक कंट्री दिखेगी, वेनेजुएला। इसका वेनेजुएला को जूम इन किया, और उसके बाद में आपको मैप बता रहे। आप देखो कि वेनेजुएला के देश में ये आपको एक लेक दिखेगी, मराकाइबो लेक। ठीक है, ये मराकाइबो लेक सबसे बड़ी झील है, सबसे पहली बात तो साउथ अमेरिका की। दूसरी, ये ना कनेक्टेड है, यहाँ पे पड़ता है अपने कैरेबियन सी, ऊपर ये कैरेबियन सी पड़ता है यहाँ पे ऊपर, कैरेबियन सी से कनेक्टेड है। तो कैरेबियन सी तो क्या है? अटलांटिक ओशन का पार्ट है। और ओशन कैसे होते? खारे होते ना, ओशन सलाइन होते। तो ये जो पानी जब यहाँ से जुड़ा है, तो ये मराकाइबो झील भी कैसे हो गई? खारी, मतलब ये सलाइन लेक है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लेक मराकाइबो, और ऐसे तो हम बोलेंगे बड़े तौर पे, बड़े लेवल पे, तो यहाँ कैरेबियन सी पड़ता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करोगे ना, तो यहाँ पड़ती गल्फ ऑफ वेनेजुएला। आपको एटलस में दिख रही होगी गल्फ ऑफ वेनेजुएला। तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला लेक मराकाइबो को एक ना जल संधि जोड़ती है आपस में। जल संधि आपको बताया था कि 2 वाटर बॉडीज को जोड़ेगी, लैंड मास को सेपरेट करेगी। तो यहाँ पे तबलाजो करके जल संधि पड़ती है, तबलाजो स्ट्रेट। वो क्या करती है? लेक मराकाइबो और गल्फ ऑफ वेनेजुएला को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और ये मराकाइबो झील के बारे में क्या बात थी कि सलाइन लेक है और तबलाजो स्ट्रेट यहाँ पड़ती है। और देखते हैं यहाँ पे ना मराकाइबो लेक में ना पेट्रोलियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो इधर आओ पे एक बार कि मराकाइबो लेक कहाँ पड़ती है? पहले बात तो कि वेनेजुएला में पड़ती है। दूसरा, ये कैरेबियन सागर से कनेक्ट है, इसीलिए सलाइन लेक है, मतलब खारे पानी की झील है, यहाँ से कनेक्टेड है ऊपर। फिर तबलाजो स्ट्रेट है, तबलाजो जल संधि है, वो क्या करती है? गल्फ ऑफ वेनेजुएला, मराकाइबो लेक। गल्फ ऑफ वेनेजुएला ये रही और मराकाइबो लेक ये रही, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है तबलाजो जल संधि। और यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। राइट, ये चीजें क्लियर हो गई। इतना था इस लेक के बारे में। ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके मैप बताऊं, तो ये कोलंबिया पड़ रहा है, ये वेनेजुएला कंट्री है। यहाँ पे इधर वेस्ट, ये अपने कौन सी साइड पड़ेगी? नॉर्थ वेस्ट में आपको लेक मराकाइबो दिख रही है, ये कितनी बड़ी झील है। और यहाँ पे पड़ रहा है कैरेबियन सी। और यहाँ छोटी बात करेंगे तो यहाँ पड़ता है गल्फ ऑफ, ये क्या था? गल्फ ऑफ वेनेजुएला। हाँ, मेरे दिमाग में मैक्सिको पता नहीं क्यों आया अचानक से। तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला, तो गल्फ ऑफ वेनेजुएला मराकाइबो लेक को आपस में जोड़ने का काम करती तबलाजो जल संधि।
अब सीधा रिवर्स शुरू इसीलिए किया है मैंने क्योंकि जब मैं आपको बोलीविया पठार पढ़ा रही थी तो मैंने आपको टिटिकाका और वहाँ पोपो दोनों के बारे में लिख के बताया था। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं उन चीजों को। टिटिकाका के बारे में क्या पढ़ा था कि टिटिकाका कैसी झील है, मीठे पानी की झील है कि खारे पानी की झील है? हमने कहा मीठे पानी की झील है। दूसरी बात, ये ना हाईएस्ट मतलब बहुत ऊंचे लैटिट्यूड पे है, नेविगेबल है। सबसे ऊंची जो झील मानी जाती है ना, जो नेविगेबल है, वो टिटिकाका झील मानी जाती है। अच्छा, लेक पोपो इसी के थोड़ी सी ऊपर वाली साइड में हमने देखी थी, वो खारे पानी की झील है। एट प्रेजेंट वो सूख चुकी है। आपको पता है यूपीएससी 2020-21 में एक सवाल आया था कि लेक फागुबिन मतलब उसके बारे में बताइए कि वो क्या है और कहाँ पे पाई जाती है और उसकी अभी की कंडीशन क्या है। तो लेक फागुबिन जो थी ना वो सूख गई थी, ठीक है, मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से सूख गई थी। तो ये सवाल पूछ लिया था यूपीएससी में। लेक पोपो है ना, ये जो यहाँ पाई जाती है टिटिकाका के ऊपर, आप देखना अपने बोलीविया के ऊपर देखना, आप बोलीविया के आसपास आपको लेक पोपो मिलेगी, वो भी सूख चुकी क्लाइमेट चेंज के कारण। इसके भी सवाल आने की संभावना बनती है। तो याद होना चाहिए लेक पोपो कहाँ पड़ती है, अपने साउथ अमेरिका में। ये सूख चुकी है फिलहाल। इसका ना एक सॉल्ट पैन है, एक ड्राई एरिया रीजन है, इसको हमने नाम दिया था सलार डी यूनी उसका नाम था सॉल्ट पैन का। और ये खारे पानी की झील है। तो उनके बारे में बस 2-3 ही बातें थी। मेन मराकाइबो लेक थी, वो हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब क्या, अब देखिए साउथ अमेरिका के हम पढ़ेंगे रिवर्स। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ। तो नदियाँ के बारे में आपको कितनी बार तो मैं नाम बोल चुकी हूँ कि ये नदियाँ, बट फिर भी एक बार वापस हम डीप में पढ़ते हैं। देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 नदी। कितनी? सिर्फ 5 नदी के बारे में पढ़ना है साउथ अमेरिका के, और साउथ अमेरिका की नदियाँ पूरी हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन सी वो 5 नदी है? तो सबसे पहले है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी कहाँ से निकलती है? वो अपने गुयाना के पठार से निकलती। कहाँ जाएगी? अटलांटिक महासागर में जाएगी, ठीक। दूसरी, एंडीज माउंटेन जो है उससे 2 नदियां निकलेगी। बट हम पहले की बात करते हैं अमेजोन नदी के बारे में। अमेजोन नदी के बारे में क्या बात करनी है? अमेजोन नदी सबसे बड़ी नदी है पूरे साउथ अमेरिका की। दूसरी बात, वर्ल्ड की 2nd लॉन्गेस्ट नदी है। तो भाई फर्स्ट कौन सी है? तो नील नदी अपने अफ्रीका की, ठीक है। अमेजोन नदी क्या करती है? तो अमेजोन नदी एंडीज से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है, ठीक है। अमेजोन नदी की 2 सहायक नदी है जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी मैं आपको एक मैप बताऊंगी, उसमें बहुत सारी सहायक नदी, आप चाहे तो उनके नाम भी याद कर सकते हैं, बट 2 के नाम तो आपको याद होनी ही चाहिए। कौन कौन से? एक तो है नेग्रो और एक है मडीरा, ठीक है। उसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो, बट यही है नेग्रो और मडीरा, ठीक है। मडेरा या मडीरा कह दो। तो अमेजन नदी की 2 सहायक नदी, ऊपर से आती नेग्रो, नीचे से आती मडीरा, और ये दोनों मिल जाते हैं अमेजोन से, और आगे जाके अमेजोन अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाते हैं। तीसरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, साओ फ्रांसिस्को। साओ फ्रांसिस्को नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्राजील के पठार से निकलती है। ब्राजील के पठार से निकलेगी, और आपको अचंभा होगा जान के कि ये जो नदी है साओ फ्रांसिस्को, ये नीचे से ऊपर जाती है, मतलब साउथ से नॉर्थ जाती है। इसका ढाल ही ऐसा होगा, इस वजह से। तो इस जो रिवर है ना, उसको एक संज्ञा दी गई है, एक नाउन का मतलब दिया गया है कि इसको ऐसे बोलेंगे। क्या बोलते हैं? रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक ऐसी नदी जो देश को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ जा रही है और कुछ मतलब क्षेत्रों को ऐसे जोड़ते हुए जाती है, तो इस वजह से शायद इसका नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी नदी जिसको रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन की संज्ञा दी गई है, की उपाधि दी गई है, तो वो है साओ फ्रांसिस्को नदी, ठीक है। ब्राजील के पठार से निकलती। ब्राजील के पठार से एक तो ऊपर चली गई साओ फ्रांसिस्को, एक ब्राजील के पठार से नीचे आएगी। कौन सी नदी नीचे आएगी? तो पराना नीचे आएगी, पराना नदी। अब पराना नदी जो है वो साउथ अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी थी? पहली अमेजोन नदी थी साउथ अमेरिका की। दूसरी सबसे बड़ी नदी साउथ अमेरिका की बोल रही हूँ, तो वो पराना नदी है। अच्छा, पराना नदी के बारे में खास बात क्या है? पराना नदी जो है उसकी जो सहायक नदी है, 2 सहायक नदी, एक तो, और दोनों सहायक नदी के नाम पता है? 2 देश के ऊपर है, पराग्वे और उरुग्वे। अपन ने देश पढ़े थे ना दोनों। पराग्वे है, बोलीविया के पास पराग्वे, और उसके बाद में उरुग्वे आता है। तो उरुग्वे और पराग्वे दोनों नदी सहायक नदी है किसकी? पराना नदी की, राइट। अच्छा, फिर लास्ट नदी बचती कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी के बारे में खास बात क्या? कोलोराडो नदी एंडीज से निकलती है और अटलांटिक में जाती है। इसके बारे में कोई खास बात नहीं है।
क्यों खास बात थी? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमने नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो नदी पढ़ी थी और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो ग्रैंड कैनियन का निर्माण भी कर रही है, तो उसके बारे में जो पढ़ रहा था हमने वही पढ़ लिया। अब इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि एंडीज से जाती है और कहाँ पे गिरती है, अपने वहां पे। अच्छा, आपको पता है मैंने पराना नदी के बारे में आपको ये नहीं बताया कि वो गिरती कहाँ पे है। देखिए, वो गिरती तो अटलांटिक ओशन में ही है, लेकिन उसका ना स्पेसिफिक नाम लिया जाता है जहाँ पे वो गिरती है। जैसे कि ये मान लीजिए साउथ अमेरिका का मैप है, तो ये ना यहाँ पे ऐसे करके एक जगह आएगी, पराना नदी यहाँ से निकलेगी, इसमें गिरेगी। तो इस वाली जगह का नाम क्या है? इस वाली जगह का नाम है रियो डी ला प्लाटा। क्या नाम है? रियो डी ला प्लाटा। प्लाटा नाम है, वो साउथ अमेरिका की लैंग्वेज, इस वजह से ऐसा नाम है। तो रियो डी ला प्लाटा। और पराना नदी आप रियल में अगर जानना चाहो ना कि एक्चुअल में वो निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो रियो डी जेनेरियो से ओरिजिन होता है। आपने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं रियो डी जेनेरियो का। तो रियो डी जेनेरियो से ओरिजिन होता है, रियो डी ला प्लाटा में गिरती है जाके पराना नदी। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर की बात बता दी। कुछ नदियां हैं जिनके क्या बोलते हैं, उन पे डैम्स बने हुए हैं, कुछ पे वाटरफॉल भी गिर रहे हैं, वो डिटेल में पढ़ेंगे। बट आपको मोटा मोटी ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया मैंने चीजों का। चलिए, तो टेक्निकल गुरु जी बोलते ना, चलिए तो शुरू करते हैं। रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका, तो ओरिनोको नदी, फिर अमेज़न नदी, कोलोराडो नदी। साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि एंडीज से ओरिजिन हो रहा है। साओ फ्रांसिस्को, पराना साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि ब्राजील से ओरिजिन हो रहा है, ब्राजील प्लेटो से। ओरिनोको का ओरिजिन गुयाना प्लेटो से हो रहा है। आगे चलते हैं, अब यहाँ से पढ़ेंगे ओरिनोको नदी, एक एक के बारे में पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। ओरिनोको नदी यहाँ पे पड़ता है गुयाना का पठार, यहाँ से निकलती ओरिनोको नदी जो कहाँ गिरती है? अटलांटिक में। तो क्या है? गुयाना प्लेटो से अटलांटिक ओशन, गुयाना के पठार से अटलांटिक महासागर में। अच्छा, ये जो ओरिनोको नदी है इसकी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम क्या है? कारोनी नदी। क्या नाम है? कारोनी रिवर। इस कारोनी नदी पे एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, उसको बोलते हैं गुरी डैम। क्या बोलते हैं? गुरी डैम। मेरे पास इसकी पिक भी है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये गुरी डैम है। किस पे बना हुआ है? ये नदी कौन सी है यहाँ पे? ये कारोनी नदी है। कारोनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। अच्छा, अब सुनिए आप, ये जो कारोनी नदी है ये तो सहायक नदी है ओरिनोको की, लेकिन इस कारोनी नदी की भी एक सहायक नदी है, मतलब सहायक के सहायक। कारोनी नदी की, कारोनी रिवर की एक और सहायक नदी है जिसको बोलते हैं चुरुन नदी, चुरुन रिवर। ये चुरुन रिवर, ठीक है। चुरुन नदी पे एक वाटरफॉल बनता है, एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम है एंजल वाटरफॉल। इसके बारे में खास बात क्या है? इसके बारे में खास बात ये है कि ये विश्व का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बना हुआ जलप्रपात। मैं आपको इसकी फोटो बताती हूँ, आपको आनंद आ जाएगा इसको देख के एक बार। ये देखिए, ये एंजल वाटरफॉल, ये देखिए यहाँ से इतना नीचे, ये तो धुआं है अभी, मतलब पानी का वो वैसे है फ्लो, बाकी ठेठ नीचे तक इतना बड़ा, मतलब ऊंचाई पे जो जल प्रपात है वो यहाँ पे किस नदी पे बना हुआ है? तो चुरुन नदी पे बना हुआ है। चुरुन किसकी सहायक नदी है? कारोनी नदी की। कारोनी नदी किसकी सहायक नदी है? ओरिनोको नदी की। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे चलिए, तो इतनी बात देखिए, ये तीन बातें, गुयाना पठार से अटलांटिक ओशन, कारोनी नदी, गुरी डैम बना हुआ है, चुरुन नदी पे एंजल वाटरफॉल है। अच्छा, ये ओरिनोको नदी है ना, इस पे पेट्रोलियम के रिजर्व पाए जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट नदी देखेंगे अमेज़न नदी, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर के बारे में खास बात क्या है? ये एंडीज माउंटेन रेंज है, ये पूरी नीचे तक है, यहाँ से अमेज़न नदी निकलेगी, ठीक है। ये गिरेगी कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। ऊपर पड़ती है नेग्रो और नीचे पड़ती है मडीरा। मैंने आपको बताया, मैंने नाम भी लिखे हुए इनके, नेग्रो मडीरा, नेग्रो मडीरा, ठीक है। ये सहायक नदी है अमेज़न नदी की, एंडी से अटलांटिक जाती है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बनाती है। वॉल्यूम के अगर वाइज कहेंगे आपको तो सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है अमेज़न नदी। इसका मैं आपको बेसिन एरिया अगर बताऊं तो आप अचंभित रह जाएंगे देख के एक बार। ये देखिए, ये साउथ अमेरिका पूरा है, देखिए कितने देशों को कवर कर रही है, पेरू, बोलीविया, थोड़ा भाग यहाँ पर आगवे का, ब्राजील तो इतना बड़ा, लगभग
पूरा आ रहा है इसमें, वेनेजुएला का थोड़ा पार्ट। तो ये अमेजोन नदी, ये देखिए पूरी अमेजोन नदी है, इसका बेसिन एरिया कितना बड़ा है, ये पूरा, ये देखिए ये पूरा इसका बेसिन एरिया है। ओह शिट, सॉरी फॉर दिस नॉइस। ठीक है, तो ये अमेजन रिवर बेसिन का एरिया बता दिया आपको। अब अमेजन नदी पे फिर आते हैं। अमेजन नदी कहाँ है, ये इसके, ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, वो तो पहले बता देते। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, नील नदी। उसके बाद में इसकी सहायक नदी क्या, एक तो नेग्रो है, एक मडीरा है। इस यहाँ ये रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दोनों का निर्माण करती है। रेन फॉरेस्ट में तो सेल्वास, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कैंपो, सेराडोस और कटिंगस। उसके बाद यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपको पता है अमेजोन फॉरेस्ट हम कहते हैं ना, इसी नदी, इसी अमेजोन रिवर बेसिन एरिया में पाए जाते हैं अमेजोन फॉरेस्ट। इनको क्या कहते हैं, इनको दुनिया के फेफड़े कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड क्या कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी प्लस पेड़ बहुत यहाँ ज्यादा है, बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस लगभग एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में यही करते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, इसलिए इनको बोलते हैं लंग्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये अमेजोन रिवर भी कंप्लीट। अब साओ फ्रांसिस्को के बारे में देखते हैं। साओ फ्रांसिस्को जो नदी है वो देखिए ब्राजील प्लेटो से, मैंने बता दिया आपको, ऊपर की तरफ जाएगी अटलांटिक ओशन में। ये साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मेरे हिसाब से हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय एकीकरण की नदी, है ना। ठीक है, तो ये साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राजील प्लेटो से ऊपर की तरफ जाएगी। पराना नदी ब्राजील प्लेटो से कहाँ पे, रियो डी ला प्लाटा। एटलस में आप देखना, आपको मिल जाएगा रियो डी ला प्लाटा, छोटा सा लिखा हुआ होगा। पराना नदी जाती है यहाँ से ब्राजील प्लेटो के रियो डी जेनेरियो से यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा। इसकी दो सहायक नदी है, उरुग्वे और पराग्वे। यहाँ पे ही आएगा, यहाँ यू आएगा, ये ऐसे। पराग्वे नदी यहाँ से आएगी, ट्रिब्यूट उरुग्वे यहाँ से आएगी, दोनों मिल जाएगी। यहाँ पे इटाइपू डैम बना हुआ है। अभी इटाइपू डैम क्या, ये एक बांध है जिसकी कैपेसिटी आपको पता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कितनी, 14,000 मेगावाट। बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी का ये बांध बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो पराना नदी कौन से ग्रासलैंड का निर्माण करती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रांड चाको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का निर्माण करती है पराना नदी। इटाइपू डैम का मैं एक बार आपको फोटो बताना चाहूंगी। ये देखिए, ये नदी है पराना और ये यहाँ इटाइपू डैम बना हुआ है। ये ना इसको साइड में मैं एक और फोटो बताती हूँ इसकी। ये देखो, ये कितना मतलब विशाल डैम है, 14,000 मेगा कैपेसिटी का, मतलब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, लास्ट हमारी नदी कोलोराडो नदी। कोलोराडो के बारे में एक ही बात थी कि एंडीज माउंटेन से निकलती है और कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में। यहाँ अटलांटिक ओशन है ना, और ये क्या करती है आपको पता है, ऊपर यहाँ पे पड़ रहे हैं पंपास और नीचे पड़ रहा है पैटागोनिया का डेजर्ट। ऊपर पंपास ग्रासलैंड पड़ रहे हैं, नीचे पैटागोनिया का डेजर्ट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पंपास ग्रासलैंड की तो सदर्न बाउंड्री और पैटागोनिया डेजर्ट की नॉर्दर्न बाउंड्री का काम जो है ये कोलोराडो नदी करती है। मतलब पंपास के दक्षिणी जो सीमा है वो और पैटागोनिया की उत्तरी सीमा बनाते हुए चलती कौन सी नदी, कोलोराडो नदी। ये देखिए, ये मैप है नदियों का। अगर मैप से देखें तो ये अमेजोन नदी यहाँ से आ रही है, ऊपर से निग्रो आ रही है, नीचे से मडीरा आ रही है, मिल गई। यहाँ से ओरिनोको इधर निकल रही है और ये यहाँ से निकल रही साओ फ्रांसिस्को इधर, यहाँ से आ रही पराना, यहाँ पे रियो डी ला प्लाटा में, और ये पराग्वे नदी है, यहाँ से उरुग्वे नदी आएगी और ये दोनों मिलके इसको यहाँ से आएगी उरुग्वे और ये दोनों मिलके इसमें मिल जाएगी। तो ये मैप, और यहाँ कोलोराडो नदी दे नहीं रखी है, बाकी कोलोराडो ऐसे देगी। अमेजोन बता दिया, गुरी डैम हो गया। हाँ, अब ना अपना लगभग सारे डिवीजन जो साउथ अमेरिका के हो चुके हैं। कुछ आइलैंड्स के बारे में बताना चाहूंगी। आपको पता है साउथ अमेरिका का मैप कुछ इस तरह होता है। तो आप एटलस में देखोगे ना, ये वाला जो पार्ट आपको मिलेगा ना बहुत ऐसे कटा फटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है ना, मतलब एकदम साउथ में आपको एक आइलैंड मिलेगा, उसका नाम है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो उस आइलैंड का नाम है, आपको एटलस में दिखेगा। इसके ये देखो, साउथ अमेरिका के इस एरिया में मिलेगा आपको टिएरा डेल फ्यूगो। इसकी खास बात यह है कि इस आइलैंड पे ना
चिली और अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है। मतलब इस आइलैंड के दो टुकड़े कर दिए, मतलब ऐसे लाइन बना दी, बोला कि आधा तो राइट वाला अर्जेंटीना का, लेफ्ट वाला चिली का माना जाएगा, टेरा डेल फुगो। तो ये मैंने आपको ग्राफ से बता दिया, मैप से सॉरी बता दिया। आप इसको हाईलाइट कर देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ये अच्छा, ये टेरा डेल फ्यूगो का एक ग्राफ है, ये बता रहा है कि ये देखिए, ये रेड लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये बाउंड्री है अर्जेंटीना और चिली के बीच में। और ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा, ये ऐसे, इसका हाफ पार्ट तो है ये वाला, इस तरफ वाला अर्जेंटीना और ये वाला चिली के पास में है। लास्ट चीज ये देखेंगे हम कि ये कछुए हैं, इनका नाम है ऑलिव रिडले। क्या नाम है इनका? ऑलिव रिडले। मैं आपको बताऊँ ग्राफ से, अगर तो ये आपको साउथ अमेरिका का ग्राफ एटलस में आप देखिए तो आपको यहाँ पे एक आइलैंड दिखेगा, आप उसको देखो, इसका नाम है गलपैगोस। क्या नाम है? गलपैगोस आइलैंड का नाम है। इस गलपैगोस आइलैंड की खास बात यह है कि पहली बात तो ये किसके अंडर में है आइलैंड, तो ये इक्वाडोर के अंतर्गत आता है, इक्वाडोर देश है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक ना कछुए पाए जाते हैं, इनका नाम है ऑलिव रिडले। क्या नाम है? ऑलिव रिडले। ये जो कछुए है ना, आप मानोगे नहीं, ये साउथ अमेरिका की कोस्ट से फिर भारत के जो ईस्टर्न साइड है वहां पे भीतरकनिका और ये गहरी माथा पड़ती सेंचुरी जो अभ्यारण्य है वहां आते हैं, इतना लंबा ट्रेवल करके ऑलिव रिडले। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कछुए है एक प्रकार के ऑलिव रिडले, जो कहाँ पाए जाते हैं? गलपैगोस या गलापैगोस, कुछ ही कह दो, आइलैंड है। ये किसका आइलैंड है? इक्वाडोर का आइलैंड है, साउथ अमेरिका के इस तरफ में पड़ता है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे ऑलिव रिडले करके एक कछुए जो कहाँ पे आते हैं? साल में एक बार, भीतरकनिका और गहरी माथा। इतना ही था। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा देख ली है। तो एक बार सम अप करते चीज़ों को कि सबसे पहले हमने इस रिविजन से शुरू किया था और उसके बाद में फिर हम आए थे। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगी क्लास के एंड होने से पहले कि आपको पता है जो प्रीवियस वीडियोस है मेरी, तो उसमें मैं ना बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ रिवीजन पे, चीज़ों को, एक ही चीज़ को मैं 3 से 4 बार 5 बार बोले जा रही हूँ। तो ना मेरे कई फ्रेंड्स हैं और मतलब और भी कई सजेशंस आए मुझे कि तुम ना इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो चीज़ों को, एक बार बोल के ठीक है ना आगे बढ़ो, मतलब पढ़ने वाले को वैसा नहीं लगे, बार बार बोलने से क्या होगा। तो आपको पता है मैं ना एक चीज में बिलीव करती हूँ, जब मैं अगर किसी को कुछ पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी जो थे ना, उनका ना एक उनका कुछ मानना था कि राज्य है ना, जब स्टेट कोई भी लॉ बनाए ना, कोई नीति का निर्माण करे, तो उसको इस तरह बनाने चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे अंतिम लाइन में सबसे कमजोर व्यक्ति है, अंतिम लाइन का सबसे कमजोर व्यक्ति भी इस लॉ से सशक्त हो पाए, एम्पावर हो पाए, तो फिर माना जाएगा कि आप वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रहे हो। तो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो मैं चीज़ों को रिपीट इसलिए करती हूँ, रिवाइज पे इसलिए देती हूँ कि उनको चीज़ें याद हो जाए, ताकि जो सबसे, देखो कमज़ोर जैसे तो कुछ भी नहीं होता है पढ़ने लिखने में। हाँ, ये कह सकते हो किसी को एक बार में चीज़ें याद होती है, किसी को 5 बार में याद होती है, मुझे खुद को 3 बार में याद होती है, कोई बड़ी बात नहीं, 3 बार में कर लेंगे। कमज़ोर जैसे तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होता। बात यह है कि चीज़ें ज़्यादा बोलने से उन लोगों को भी समझ आएगा जिनको चीज़ें याद करने में दिक्कत होती है। अब मेरे को नहीं लगता, मैंने नदियों का इतनी बार नाम लिया है ना, ओरिनोको, ये पराना, साउथ फ्रांसिस्को, कोलोराडो, अमेजन, तो आपको इन 40 मिनट की ड्यूरेशन में याद हो गया होगा ये मेरी नाम जो मैं ले रही हूँ। वैसे तो यही मेरा हमेशा से पढ़ाने का तरीका रहा है, मैं चीज़ों को बोलती हूँ ताकि किसी को भी जो मुझसे पढ़ रहा है, अगर वो मेरी क्लास ले रहा है, अगर वो मुझसे कुछ समझ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कुछ समझ में ना आए। मेरा यही मोटिव रहता है, इसी मोटिव के साथ मैं पढ़ाती हूँ। तो ये बात मेरे को याद आई तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो हमने शुरुआत में रिवीजन से शुरू किया था पिछली वाली क्लास का, उसके बाद में हमने सेंट्रल प्लेन्स देखे, मध्यवर्ती मैदान, उसमें हमने देखे रेन फॉरेस्ट देखे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखे और टेम्परेट ग्रासलैंड देखे। रेन फॉरेस्ट में सेल्वास देखा, ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है उसमें हमने देखा ये लानोस, कैंपो सेराडोस कटिंगस, फिर ग्रांड चाको, और टेम्परेट ग्रासलैंड में पंपास देखा। फिर हम लेक्स पे आ गए। लेक्स पे हमने क्या देखी? 3 लेक्स देखी मेनली। मराकाइबो मेन थी, मराकाइबो झील, फिर टिटिकाका और
पोपोजिल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सूख गई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और मराकाइबो के बारे में खास बात देख ली। और तबलाजा स्ट्रेट जो है, तबलाजा जल संधि, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, ठीक है। मराकाइबो लेक को किससे जोड़ती है? गल्फ ऑफ वेनेजुएला से, ठीक है। और मराकाइबो लेक खारे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की साउथ अमेरिका में बड़ी एक ही झील है, वो है टीटीकाका लेक। उसके बाद में हम रिवर्स पे आए। रिवर्स में हमने 5 नदियां देखी है अपने, ओरिनोको, पराना, साओ फ्रांसिस्को, कोलोराडो और अमेजन नदी। तो इनके बारे में देख लिया, कहाँ से निकलती, कहाँ ड्रेन होती है। फिर हमने लास्ट में कुछ 1-2 आइलैंड देख लिए हैं। अब अपना लास्ट एक पार्ट बचता है इंडस्ट्रीज वाला। वो भी बहुत छोटा सा है, कुछ है नहीं, मैं आपको जस्ट बोल के बता रही हूँ, मैं अलग से उसको कवर नहीं करूँगी इंडस्ट्री वाले को। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज पाई जाती है अपने साउथ अमेरिका में। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है। साउथ अमेरिका 95% कंप्लीट हो चुका है, 5% इंडस्ट्रीज बचती है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू सो मच।